28 जनवरी 2024 के दिन भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी डायमंड जुबली 75वां साल सेलिब्रेट किया। और मगर इस सवाल ये है कि 75 साल तो इन्होंने सेलिब्रेट किया, इसमें बहुत सी अच्छी भी बातें हुई हैं। ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रूल ऑफ लॉ वो इंडिया का, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए वो सबके ऊपर लागू हुआ, सरकार के ऊपर भी लागू हुआ और जनता के ऊपर भी लागू हुआ। मगर इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स क्या है कि लाइफ टू लिबर्टी, आर्टिकल 12 से लगा के आर्टिकल 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के, उसमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करने हैं। मगर क्या सुप्रीम कोर्ट हमारी वोटर के, एक जनता के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हुई है? मैं नहीं समझता कि सरकार, कोर्ट या सरकार ये कोई भी उसको फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हुई है। हम इसकी हिस्ट्री शुरू से देखते हैं, बातें तो बहुत सी हुई हैं। जैसे फेडरल कोर्ट बनी थी, जो 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया था, गवर्नमेंट एक्ट था, उसमें फेडरल कोर्ट बनी थी। उसमें जो थे जज, चीफ जस्टिस जो थे, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी, रूल ऑफ लॉ चलेगा। अच्छी बात थी, बिल्कुल सही कहा चीफ जस्टिस ने फेडरल कोर्ट के 1935 की अपनी पहली मीटिंग के अंदर। मगर सवाल ये है कि ये इसका अमल कैसे हो? अमल नहीं हो पा रहा है, फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं। तो सरकार की भी तानाशाही चल रही है, जो कि उस टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी 1935 में। अब जो 1950 के बाद से इलेक्टेड गवर्नमेंट हुई है, उनकी भी तानाशाही चल रही है। अब पहले जो थी गवर्नमेंट की, ब्यूरोक्रेट्स की तानाशाही चलती थी, आज इलेक्टेड आदमी की मेजोरिटी की तानाशाही चल रही है, जो कि हमारे संविधान के और मानव अधिकार के खिलाफ है। अब जब 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 1950 से लागू हुआ, उसके बाद ही 1956 में स्पेशल आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1956 बना दिया, जिसमें आर्मी को, पुलिस को ये खुली छूट दे दी कि वो किसी को गोली मार दें तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी, किसी को पनिशमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये कहा कि लोकशाही, ये कहा कि लोकशाही, ये कहा कि डेमोक्रेसी नहीं हुई है। डेमोक्रेसी, जो भी आदमी कोई गलती है आप उसको जरूर उसके क्या मगर उसको प्रोसिक्यूट करके, और जो उसको सजा बनती है आप सजा दीजिए उसे, बिना सजा दिए, बिना उसको मुजरिम बनाए, उसको चार्जशीट के और आप उसको गोली मारते। तो ये तो तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल 100% तानाशाही है। आप उसको, फौज को, आर्मी को, पुलिस को अनप्रिजल है, बिना रोक के पूरे अधिकार दे रहे हैं कि जिसकी चाह उसकी हत्या कर दे और उस पर मुकदमा नहीं चले। मगर ये चीज़ नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे कानून पार्लियामेंट बनाई है। हालांकि अभी लेटेस्ट जो है 23 जनवरी 2024 को हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन के, उनको पार्लियामेंट के बने हुए कानून से खत्म नहीं किया जा सकता, कल्टिवेट नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। मगर ये लगातार हो रहा है। वो बातें तो जरूर कर रहे हैं। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का केस की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच में, तो चीफ जस्टिस साहब का ये ऑब्जर्वेशन था। पता नहीं वो अपने जजमेंट में डालते हैं नहीं डालते, को बहुत सी बातें कोर्ट में जजेस कहते हैं, मगर वो जजमेंट का पार्ट नहीं बनती है, जिसका कोई मायने नहीं होता है। इसी तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जो मेजोरिटी पार्टी आएगी, जो भी पार्टी मेजोरिटी मस्तर कर सकती है, इकट्ठी कर सकती है पार्लियामेंट के बाद, वो लोकसभा में इकट्ठा होने के बाद, तो वो जो है वो सरकार बनाएगी। अब उन्होंने सरकार बना दी, ठीक है, अच्छी बात है, बना लो भाई, सरकार चलाओ, कुछ काम तो करो जनता के हित में, देश के हित में। वो नहीं हो रहा है। अब जैसे आप देखिए, ये प्रोविजंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, उसके अंदर जो है उसको अरेस्ट कर लेते बिना, उसको चार्जशीट फाइल किए बिना किसी को अक्यूज, जिसको चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गिरफ्तार कर ले, और गिरफ्तार करके उसमें उसको 10-15 दिन अब तक करे, जिसको चाहे उसको गिरफ्तार, झूठी सच्ची गवाहियाँ बनाओ, और उसके बाद जो छूटने के बाद वो जो उसको मुकदमा है तो उसका मर्डर भी कर दो। अभी जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ
इलेक्शन से पहले जो था, ये 2023 के छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इलेक्शन से पहले एक आदमी का बयान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पब्लिश किया अखबारों में 3-4 दिन पहले वोट पड़ने से। और उसके बाद जब उस आदमी को छोड़ा तो उसने कह दिया मैं तो ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। कोर्ट के अंदर उसने कह दिया तो उस आदमी ने मर्डर कर दिया। एनफोर्समेंट, अब ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों ने मर्डर किया होगा ना, जो कि झूठा इल्जाम रहा कि मैंने इसको मुख्यमंत्री को 500 करोड़ दिए, 550 करोड़ दिए। तो ये सब डेमोक्रेसी हो रही है, फंडामेंटल राइट्स लगा रहा है ब्रिटिश। अब जुडिशल कस्टडी आप हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन 15 दिन बढ़ाते चले आओ। ये कौन सा इंसाफ हुआ? आप जो चार्जशीट कीजिए उसको फांसी लगाइए, मुजरिम है तो वो नहीं हो रहा। और ना तो चार्जशीट फाइल करके, अब जैसे ही आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया, एक MP को और 2 मिनिस्टर, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और एक मिनिस्टर को, सत्येंद्र जैन को। तो अब इनको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, इंक्वायरी करके चार्जशीट फाइल करो उसके कोर्ट के अंदर, वो नहीं करते। और उसके बाद जो जुडिशल ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसकी जो है बढ़ाते रहते हैं लगातार जो है उसकी जुडिशल कस्टडी। और हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि 6 महीने से ज़्यादा कोई भी असेंबली की या पार्लियामेंट की सीट वैकेंट नहीं रह सकती। अगर जो उसकी वैकेंसी 6 महीने से ज़्यादा तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कराना पड़ेगा उस सीट के लिए। मगर वो डिफैक्टो तो वैकेंट हो गई, क्योंकि वो आदमी जो है ना तो पार्लियामेंट को अटेंड कर सकता है, ना अपनी विधानसभा को अटेंड कर सकता है, स्टेट असेंबली को। तो ये डी फैक्टो तो वैकेंसी हो गई, मगर डी ज़रूर नहीं हुई। तो और जब डी ज़रूर होगी तो फिर इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करना होगा, तो इलेक्शन कमीशन करेगा। मगर 1-1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा भी हो गया, और उसको जो है क्योंकि डी फैक्टो तो हो गई, मैटर डिफैक्टो करता है, मायने करता है या डिज्यूर करता है। कानून में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर डिफैक्टो ये है कि जो वोटर का फंडामेंटल राइट है, उसने जिस आदमी को चुना है असेंबली में या पार्लियामेंट के अंदर, उसकी ये ड्यूटी है कि उसके वोटर के राइट जो है, उसके इंटरेस्ट जो है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का इंटरेस्ट जो है, अपनी उसको पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट असेंबली में प्रेजेंट करे, जनता के की जो हित है, और सरकार उस पर तवज्जो दे, ध्यान दे। मगर सब नहीं हो रहा। अब सवाल ये 1-1 साल हो गया जेल में बंद, तो वो सीट तो प्रैक्टिकली डिफैक्टो वैकेंट हो गई। और वोटर का राइट जो है, फंडामेंटल राइट है वोटर का, कि उसका इलेक्टेड आदमी पार्लियामेंट में, असेंबली में उसको रिप्रेजेंट करे। तो वोटर का फंडामेंटल राइट भी ब्रीच हो गया, उसकी भी हत्या हो गई। और जो इलेक्टेड आदमी है उसके भी फंडामेंटल राइट की, उसकी ड्यूटी की, फंडामेंटल ड्यूटी भी है उसकी, ये अपने वोटर्स का, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी वोटर्स का जो हित की बातें हैं वो पार्लियामेंट में, असेंबली में प्रेजेंट करे, सरकार के सामने रखे। जो सबसे बड़ी हमारी संसद है, पंचायत है, असेंबली है, स्टेट असेंबली, वो रखे। तो यानी कि इलेक्टेड आदमी का भी फंडामेंटल राइट और ड्यूटी जो है उसकी भी हत्या हो गई, और वोटर के भी फंडामेंटल राइट की हत्या हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है, भाई जजेस तो बहुत से बार बार कहा है कि फंडामेंटल राइट जो है सुप्रीम है। कहाँ सुप्रीम है, कहाँ बचे? जब आप किसी आदमी को भी बेल तक नहीं देते, अगर आप बेल दे दें उसको, इलेक्टेड आदमी को एक कोर्ट दे दें, तो उसके अंदर वो जो अपने वोटर से इंटरेक्शन भी कर सकता है, उनसे मिल भी सकता है, उनकी बातें भी समझ सकता है, उनकी समस्याएं भी समझ सकता है। और उसको जो है, जो इलेक्टेड फोरम्स है, पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबली है, म्यूनसिपल बॉडी है, विलेज पंचायत है, उसके सामने रखे। मगर ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस तरह से जुडिशल कस्टडी के थ्रू। यानी कि हमारी जो अदालतें हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, और चाहे सुप्रीम कोर्ट है, जब वो एक आदमी को लगातार कस्टडी के अंदर रखते हैं और 6 महीने का पीरियड हो जाता है, तो आप उसको, मैं कहता हूँ उसको डिसमिस कर दो, उसको निकाल लो उसे, तो जिससे दोबारा इलेक्शन तो हो सके। मगर इलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि डी जूर हुई, डी फैक्टो वैकेंसी है। डी फैक्टो मैटर करती है या डी जूर करती है? कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा लिखा है, कानून में बहुत कुछ लिखा है, क्या उन पर अमल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब आप जो है डेमोक्रेसी की, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की अदालतें हत्या कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लगा के और सुप्रीम कोर्ट तक, तो कहाँ डेमोक्रेसी बची हिंदुस्तान के अंदर? इंडिया के अंदर कौन सी डेमोक्रेसी है? जबकि आप जो है एग्जीक्यूटिव को ये राइट देते हैं कि वो जिसको चाहे उसको पकड़ कर जेल में बंद कर दो,
ठीक है, उन्होंने कर दिया, हफ्ते 10 दिन कर लो, 15 दिन कर लो, इंक्वायरी कर लो, किसने मना किया है, और चार्जशीट फाइल करो कोर्ट के अंदर। इट मस्ट बी टाइम आउट, समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। तो ना तो उनकी एग्जीक्यूटिव की कोई समय सीमा निर्धारित है, ना ही कोर्ट्स की है। कोर्ट में तो सुनवाई नहीं होती, तारीखें लगते रहती, तारीख में तारीख, 15 दिन में 20 दिन में उसको कोर्ट में पेश कर दो है, और वो जो है 10-15 दिन की 20 दिन की जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड करते रहेंगे। तो ये इस तरह से ये जुडिशरी जो है यही लोकतंत्र की हत्यारी बन गई है, यही मर्डर बन गए हैं जजेस जो है लोकतंत्र के। जबकि वो 6-6 महीने साल वो आदमी को कस्टडी में रखते हैं, ना मुकदमा चलाते हैं उस पर, उसके इल्ज़ामों के लिए। झूठे मामलों में पॉलिटिकल जो है जो रूलिंग पार्टी होती है अपोजिशन वालों को जो है झूठों केसों फंसा के बंद कर देती है, और कोर्ट जो है उसकी गैर कानूनी हरकतों का साथ देती है। ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई? ये बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं हुई। ये फंडामेंटल राइट, जो वोटर का राइट है, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक सिटीजन का, वोटर का यह राइट है कि वोट करे और अपने मनपसंद कैंडिडेट को को वोट दे, और चुनाव में जीतता है, मेजोरिटी में उसको वोट मिलते हैं तो MLA बनता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेंबर बनता है, विलेज पंचायत का बनता, लोकसभा का बनता। तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट अपना डायमंड जुबली जरूर मनाए, खूब मनाए, मगर इस बात को भी देखे क्या उनकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है कि वोटर का फंडामेंटल राइट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का फंडामेंटल राइट, और उसकी ड्यूटी को प्रोटेक्ट है। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन, जो MLA MP है, गांव की पंचायत का प्रधान है, मेंबर है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर है, मेंबर है, इन सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि ये इलेक्शन होने के बाद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी उसको इलेक्ट किया उनके वोटर्स को रिप्रेजेंट करें, उनके हितों को रिप्रेजेंट करें। अब उसको आपने जेल में बंद कर दिया तो कैसे कर रहे? तो हिंदुस्तान में, भारत के अंदर सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्यारी आज ये अदालतें बन गई हैं, जो कि आप जब गोल्डन जुबली आप जुबली मना रहे हैं, 75वां साल मना रहे हैं, तो ये भी तो देखें कि आपकी ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को प्रोटेक्शन की है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और वहीं आप जाके उसको जमानत भी नहीं दे रहे जिसको पब्लिक का इलेक्टेड है। अरे भाई बजाने मत दो, आप उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने रख लो अंदर, कोई बात नहीं, मगर जैसे ही 6 महीने से पहले आपको उसकी बिल देनी चाहिए, जिससे कि वो जनता के हितों का। अब वो तो वैकेंसी तो हो गई, जब ना असेंबली में जा सकता है ना पार्लियामेंट में जा सकता है, आपने उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। आप मुजरिम हैं, आपको सजा दी है, मुकदमा चलाइए, 2-3 महीने में उसका फैसला कर दीजिए, किसने मना किया? अदालतें मुकदमों को लिए बैठी रहती हैं, ये फैसला नहीं करना चाहती, ये भी जजेज भी मजे ले रहे हैं। मुझे याद है एक दफ़ा मुझे इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के एक समय आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, मैंने 4 महीने में मुकदमा ख़त्म कर दिया। क्यों? कि वो दोनों पार्टी के वकील आए, एक कॉन्ट्रैक्टर था जो उसका ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर था फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का, उसके कुछ उन्होंने पेमेंट रोक लिए थे, उसमें पेनल्टी जो था दर्ज कर दिया उसके फाइनल बिल से, जो कि गलत था, जो मैंने किया उसको असेस। अब हुआ क्या उसके अंदर कि पहले भाई उसने अपने क्लेमेंट ने क्लेम दे दिए अपने, और साथ में उसकी कॉपी दे दी कि फूड कॉर्पोरेशन इंडिया को, उस कॉन्ट्रैक्टर ने, उन्होंने अपने उसका जवाब भी दे दिया, अपने काउंटर क्लेम भी दे दिए। अब जब उसके क्लेम फाइल हो गया, उसके जवाब, उसका रनर आ गया, उसके काउंटर क्लेम आ गए, तो मैंने उसकी डेट लगाई। पहली डेट पे मैंने देखा कि जो फोटो कॉपी अटैच की थी वो पढ़ने के काबिल नहीं थी, जोरस कॉपी। तो मैंने कहा भाई ऐसी कॉपी दो जिसको मैं पढ़ सकूँ। क्या उन्होंने, वो डेट ख़त्म हुई, 15 दिन बाद की डेट लगा दी, उन्होंने 15 दिन बाद जो दूसरी डेट पर उस कॉपी दे दी, मैं उनको पढ़ा। अब जो उन्होंने क्लेम दिए थे, काउंटर क्लेम दिए थे, वो मैंने सब स्टडी किए। उन्होंने राइटिंग में दिए थे, वो हवा में नहीं दिए थे। मैंने उसको पढ़ने के बाद जो था, जब डेट लगाई हियरिंग की, तो जो क्लेमेंट था उसने पहले बोलना शुरू किया, तो उसके वकील ने, जो मुझे वो ऑलरेडी दे चुका था डॉक्यूमेंट्स और मैं उसको पढ़ चुका था, उस फाइल से पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने वकील को स्टॉप कर दिया, मैं कहा भाई ये जो आपने दिए मैं सब पढ़ चुका हूँ, इसके अलावा आपको कुछ कहना है तो वो आप मुझे बताइए, वो मैं सुनूंगा, मैं नोट कर लेता हूँ उसे। उसने कहा नहीं जी यही है जो सबने लिख के दिया हुआ आपको। उसके बाद मैंने उसको
रिस्पोंडेंट जो है तो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के, उसको पूछा बताइए आप। तो उसने कहा मैं, वो जो उसने कहा जी, उसने भी फाइल के पढ़ना चालू किया। मैं कहा फाइल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने मुझे दिया मैं पढ़ चुका हूँ, आपको इसके अलावा कुछ कहना है तो आप वो बताइए। तो उसने कहा नहीं वो तो सब ने लिख के दे दिया जी। तो मैं कहा ठीक है, ख़त्म हो गई कहानी आपकी। मैं जो है मुझे मैंने एक सवाल पूछा उनसे, आपने इसको शो कॉज नोटिस दिया, आपके फूड कॉर्पोरेशन का लॉस हुआ वीट का, गेहूं का, इसने आपने इसको 15 दिन में जवाब मांगा, इसने 14 दिन में आपको जवाब दे दिया। इसने कहा मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मेरी वजह से कोई लॉस नहीं हुआ। आपका जो जिसका डिसीजन फाइनल बाइंडिंग था, उस अथॉरिटी ने फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने उसके का जो था उसने ऊपर 7.5 लाख रुपये पेनल्टी लगा दी, आपने उसके बिल से काट दिया। मैं वो जो आपके जिस अथॉरिटी ने जिसका डिसीजन फाइनल बाइंडिंग था, अथॉरिटी उसने डिसाइड किया, तो आपने क्या उसको नोटिफाई किया जिसके ऊपर आप पेनल्टी लगा रहे हो? आपने उसको कोई लेटर लिखा, कैसे नोटिफाई किया? उन्होंने कहा जी इसको पता था, इसने बिल पर साइन किया था, महंगा इसको तो अपने पेमेंट लेना है तो बिल पर तो साइन करेगा। आपने उसको ड्यूटी ने आपको क्यों नहीं नोटिफाई किया आपने? मैं कहा लॉ ऑफ द लैंड है, ऐसा होता थोड़ा होता है आपने फैसला कर दिया उसको नोटिफाई नहीं, और अदालत अपना फैसला दे दिया और कॉपी ना दे अपने जजमेंट की, ये नहीं होता है सब। मैं कहा लॉ ऑफ द लैंड है, जब आपने पेनल्टी लगाई ठीक है मुजरिम है, मगर आपको इसको नोटिफाई तो करना चाहिए था, आपने वो किया नहीं। तो ये जो है, तो इस तरह से ये सारे केस 3 महीने 4 महीने में निपट सकते हैं, जो कि ये हाई कोर्ट 4 4 साल नहीं सुनती, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती है, पेंडिंग रखते हैं सब। कोई भी केस ऐसा नहीं मैं समझता कि जो जिसका डिसीजन 2 महीने में नहीं हो सकता। और आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। सवाल अच्छा कहाँ लिखा, सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड में कहाँ लिखा हुआ है कि मैं आर्गू करूंगा केस? कोई आर्गू करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ सिविल प्रोसीजर कोड में, क्योंकि मैं किसी वकील के थ्रू जाऊँ, ना तो एडवोकेट, मैं पिटिशन पर्सन गया था हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, ये एनवायरमेंट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में गया था, प्रॉपर्टी टैक्स वाले मामले में हाई कोर्ट में गया था। तो मैंने वहाँ अपना राइटिंग में दे दिया लिख के। उन्होंने जो था, जिन वकीलों ने आर्गू किए केस वहाँ, बड़े सीनियर एडवोकेट थे, 1 1 लाख रुपये 95 में 94 95 में उन्होंने फीस ली, उनकी एक बात नहीं मानी हाई कोर्ट ने। एक जस्टिस वधवा होते थे और एक दूसरे जस्टिस, दो जजेस, मिस्टर शर्मा थे, डॉक्टर शर्मा, और वधवा साहब थे, डीपी वधवा। उन्होंने मेरी सारी बात मानी हाई कोर्ट ने, और मैंने आर्गू करने में कोर्ट ही नहीं गया। मैं वो अदालत का नौकर हूँ, मैं लिख के दे दिया आपको, जो फैसला देना दे दो। जो अपोजिट पार्टी है वो उसका क्या नाम अपने काउंटर एफिडेविट फाइल कर दे, मैं लेटर दे दूंगा, मुझे क्या जरूरत है कोर्ट में जाने की। तो इस तरह से जो आप जो है, जब अपील फाइल होती है कोर्ट के अंदर, आप उसको कोर्ट में उसकी डेट फिक्स कर दीजिए कि इस डेट तक जो है जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपना क्या नाम काउंटर एफिडेविट फाइल कर देंगे, इस डेट तक जो है पटिशन जो अपना रेंडर फाइल कर देंगे, और उसके बाद आप पढ़ के फाइल को डेट लगाने की जरूरत नहीं है कोर्ट में, ना इनके वकीलों की जरूरत है। हमारा जो है पटिशन पर्सन को वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी अपेयर हो सकता है। और मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का, कि वो पटिशन के बाद बड़े रिस्पेक्टफुली सुनते हैं और इंसाफ देते हैं। जब नेशनल डिस्प्यूट कमीशन ने केस में DDA ने स्टे लिया था सुप्रीम कोर्ट से, मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो मैं थोड़ा लेट भी पहुंचा था, 5 ओवर हो गया मेरा केस, उन्होंने वैकेट कर दिया स्टे, 3 मिनट नहीं लगाए। मैं वहाँ बोला था, हाई कोर्ट में तो बोला ही नहीं, तो उन्होंने मेरे फेवर में प्रॉपर्टी टैक्स का जो क्वेश कर दे, जो ये दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के डिटरमिनेशन रेटेबल वैल्यू बाई लॉ 94 थे, उसके मेजर क्लॉज के शट डाउन कर दिया, कुछ कोर्ट डाउन कर दिए। MCD सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक है, इसमें कोई नहीं। फिर पार्लियामेंट ने 2003 में अमेंडमेंट किया, उसको यूनिट मेथड ले आए थे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से MCD ने यहाँ करप्शन फैलाने की कोशिश की थी। इनके पास कोई रजिस्टर्ड वैल्यू है नहीं, सेक्शन 34AB ऑफ द वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 का, और इन्होंने कहा कि वैल्यूएशन ऑफ लैंड और वैल्यूएशन बिल्डिंग की बेस पर क्या हो, रेटेबल वैल्यू फिक्स होगी, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अरे भाई कर दो, वैल्यूअर तो लाओ ना, तो पहले रजिस्टर्ड वैल्यूअर हुई, तो रजिस्टर्ड का जो सेक्शन 35 है MCD एक्ट का, उसमें क्या है, कमीशन में अप्लाई कॉम्पिटेंट वैल्यूअर, तो हुई इज कॉम्पिटेंट, हुई इज क्वालिफाइड and registered by the Chief Commissioner of Income Tax as registered valuer under Section 34AB of the Wealth Tax Act 1957, वो इनके पास है नहीं।
तो एक यूडीसी को पर्टिकुलर क्लर्क को इंस्पेक्टर बना के भेज दिया रिश्वत इकट्ठी करने के लिए। ये सब लोकतंत्र नहीं है, ये पार्लियामेंट जो है। अब मैंने देखा उसने भी लगा दिया, हाई कोर्ट ने भी 1 साल फैसला देने में, सुप्रीम कोर्ट ने तो जल्दी कर दिया। खैर जब मैं स्टे वैकेट कराने गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी कर दिया, 20 दिन में फैसला हो गया, डेट लग गई थी हियरिंग की। तो ये सब बातें हैं। ये हमारे जो जुडिशल सिस्टम जो है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है, और चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ साहब बैठे हुए हैं, सब पढ़े लिखे आदमी, हाईली उनकी सारी जिनकी जुडिशरी में बीत गई है, 20-25 साल के बाद पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इनको ये चीज़ देखना चाहिए कि भाई कि आप जो भी फैसला करें, आप 75वां साल मनाए या 50वां भी आपने साल सेलिब्रेट किया था, आप ये अच्छा कर रहे हो डायमंड जुबली, मगर इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि जो सीपीसी में नहीं लिखा हुआ है कि कोई बहस होगी कोर्ट के अंदर, आप उसको ऑनर क्यों नहीं करते हैं? आप लॉ को नहीं मानते। ये पार्लियामेंट से इलेक्टेड है, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट से इलेक्टेड लॉ जो है सिटीजन का फंडामेंटल राइट को सुपरसीड नहीं करेगा। वो सब नहीं है सिटीजन का फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट के इलेक्टेड लॉ से। अब ये सब चीज़ों को करने के लिए आप कर रहे हैं, अमल कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम सारी ये हो रही है। नहीं तो मैं नहीं समझता ये जो लाखों 1,50,60 हज़ार केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कई लाख केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अरे भाई 2 महीने का जो सुना के फैसला करो, कोई बहस की जरूरत ही नहीं है कोर्ट के अंदर। जो आदमी कागज, सरकार चलती है कागज पे, कोर्ट चलती है कागज पे। जब उसने आपके पास रिटन अपील फाइल कर दी, रिस्पोंडेंट ने आपके जो है आपको जवाब फाइल कर दिया, अपना काउंटर अपील दे दिया, पिटिशनर ने अपना रेंडर दे दिया, उसके बाद हियरिंग की क्या जरूरत बची? और क्या जरूरत बची? गवाही होगी, एविडेंस एक्ट की। ये सब जरूरत नहीं है। इनको सुप्रीम कोर्ट को, सब हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे कि कोर्टों में बहस करने के लिए वकीलों को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर जो किसी को कम पढ़ा लिखा आदमी है थोड़ा सा, मैं तो अंगूठा छाप हूँ, वैसे बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो इसको जो है ये आज गोल्डन जुबली आप बनाइए, खूब खुशी से मनाइए, मिठाई भी खाइए, चाय भी पीजिए, समोसा भी खाइए, मगर भाई कुछ इंसाफ की भी बात कर लो। इंसाफ की बात ये है कि अदालतों में बहस करने की जरूरत नहीं है। आज चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि ये वकील जो है बहुत लंबी लंबी बहसें करते हैं। अरे बहस करने की जरूरत कहाँ है कोर्ट में? जब आपने कागज पे लिख के दे दिया, उसने पिटीशन दे दी, काउंटर अवेटिव हो गया रिस्पोंडेंट का, उस पर रिफरेंडर हो गया, तो बहस करने की जरूरत कहाँ है? मैंने सुप्रीम कोर्ट में देखा है, हाई कोर्ट में चीज देखी है कि जजेस जो है जब सुनवाई के लिए पहली डेट लगती है पढ़ के आते हैं। मैं जब गया था ये स्टे वैकेट कराने के लिए, उस दिन 42 केस लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। 2 घंटे के अंदर उन्होंने 40 केस वो पढ़ के आए थे, नो कह दिया और फाइल फेंक दी दूसरा। फिर 2 केस फाइल पे उन्होंने ऑर्डर किए थे, 2 केस में एक मेरे उस पर जो स्टे वैकेट करने वाले पे, और एक और था उसकी एडमिट की थी पिटीशन, अपील जो थी। और 40 केस जो थी उन्होंने फाइल ऐसी फेंक दी थी, क्योंकि उनको वो जज इतने सीनियर हैं, उनको समझ आ जाता पढ़ते के साथ ही। जब फाइल घर पे आकर पढ़ते हैं ना रात को 9-10 बजे, तो बहुत मेहनत करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस। मगर मुसीबत ये है कि उन्होंने 40 की फाइल मेरे साथ जो थे, हमारे एसोसिएशन के, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो थे नेताजी, वो कहने लगा मुझसे RC शर्मा, रमेश चंद्र अग्रवाल जी, मेरी आज बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं कहा शर्मा जी कौन अफसोस हो रहा है? हमने तो मुकदमा जीत दिया, अपना स्टे वैकेट हो गया। कहते हैं अग्रवाल जी हमारा तो काम हो गया। ये जो आते हैं ना यहाँ पे वकील और ये मुवक्किल, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चालू करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट आते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, और इन्होंने जजों ने उसकी बात ही नहीं सुनी वकील की, और फाइल फेंक दी। तो मुझे ये हो रहा है कि उसने 20 साल अपनी ज़िंदगी का बर्बाद कर दिया, उसकी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं कहा भाई शर्मा जी ऐसा ही हमने तो पहली दफ़ा आए थे सुप्रीम कोर्ट में, हमारा काम हो गया, इससे वैकेट हो गया, आई एम हैप्पी। तो भाई इसमें तो हाँ ठीक है, अब उन्होंने ठीक नहीं पिटीशन नहीं समझी होगी, वो पढ़ के आते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज पढ़ के आते हैं, इनको पता होता है कि इसका मामला है क्या। और जब इनको पता है तो भैया बहस सुनने की जरूरत है वकीलों की, वकीलों का भी टाइम खराब कर रहा है, अपना भी टाइम खराब कर रहा है। और फिर ये कह रहे हैं कि रिजॉल्टर ले लेते हैं, ये जजमेंट ले लेते हैं वकील जो है कोर्ट से,
टाइम खराब करते, लंबी लंबी बहस। अरे भाई बहस करने की तो जरूरत ही नहीं है, आप पढ़ के आए हो फाइल और उसमें ऑर्डर कर दो। अगर जो आप ठीक समझते हो कि इसमें दम है अपील में, तो रिस्पॉन्डेंट को नोटिस इशू कर दो। ना रिस्पॉन्डेंट की बात सुनने की, पटिशनर की बात सुनने की जरूरत है। उससे वो पटिशनर अपना रोलर फाइल करते हैं, वो सब आ गया। फायदा क्या, आपके पास कागज लिखा पढ़े लिखे आदमी हो है, उसके वजह से अपना फैसला कर दो, जजमेंट दे दो, हफ्ता ले लो, 10 दिन ले लो। मैंने भी 15 दिन लिए थे अपना आर्बिट्रेशन का अवार्ड लिखने के लिए, 3 दफे चेंज किया उसको, क्योंकि मुझे ये था कि कोई पॉइंट इसमें रह ना जाए क्लेमेंट का या काउंटर क्लेम का। और वही हुआ। वो फिर राजस्थान हाई कोर्ट में गया, फूड कॉर्पोरेशन गया, तो उन्होंने कहा, मैंने उसमें इंटरेस्ट का रेट जो दिया था, मैं कहा उसका जस्टिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने कहा जी इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है इस पर 7.5 लाख में ज़्यादा दे दिया। तो हाई कोर्ट के जज ने पूछा, भाई इन्होंने इसका जस्टिफिकेशन दिया है। उन्होंने जस्टिफिकेशन कहा है कि ये जो है यतीम खाने का काम नहीं कर रहा, धर्मशाला का काम कॉन्ट्रैक्टर जो है, ये बिजनेस है, इसने जो है अपने जेब से पैसा लगाया या बैंक से लोन लेके लगाया या अपने दादा लाई जदा बेच के पैसा लगाया। इस आदमी ने अगर लोन लेके लगाया था तो कमर्शियल लोन जो है 15-16% मिलता है, और 5 उसमें जो है 5% जो है इसने जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, और 5% ओवरहेड चार्जेस मुसद्दे रखेगा कुछ, तो 25% हो गया। और इसने 18% मांगा था, इसने 18% अलाउ कर देती। ये बताइए, इसे जस्टिफिकेशन दे दिया, इसमें क्या गलत है? आपने तो पैसा दिया नहीं इसको, एडवांस नहीं दिया, सिक्योर्ड एडवांस नहीं दिया, रनिंग एडवांस दिया, बिजनेस कर रहा है, कैसे करेगा आपका काम तो आपका कर रहा है ना, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो जो था हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की पटिशन जो थी, और उसको जो था जितना उसको मैंने अवार्ड में दिया था पैसा, उससे 2.5 गुना पैसा मिल गया, क्योंकि ये टाइम बीतता गया, उस पर इंटरेस्ट लगता गया, जो मैंने अवार्ड में दिया था अपने इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा तो था, मैं मानता हूँ, मगर उसका जस्टिफिकेशन था। तो ये सब चीज़ें, ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट की पावर है, ये जो है सारी पेंडेंसी, चाहे सुप्रीम कोर्ट और 4 साल जम्मू कश्मीर वाला मामला हमने सुना, 550 पेज का जजमेंट दे दिया, मैंने पढ़ा उसे, मैं देखा, मुझे पढ़ने के बाद ये लगा कि ये जजमेंट जो है, जो उसका केशवनंद भारती वाला केस था कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड, ये उसकी मुखालफत कर रहा है जजमेंट जम्मू कश्मीर वाला, और इनकम्प्लीट जजमेंट है ये। क्या वो पॉलिटिकल चीज़ें होते हैं, जजेस के भी दिमाग में होती हैं चीज़ें, कुछ कश्मीर का मसला पाकिस्तान से डिस्प्यूट है, मगर कोर्ट का पाकिस्तान से कोई डिस्प्यूट नहीं है, पाकिस्तान की तो कोर्ट बहुत बढ़िया है। वो तो एक जो प्रधानमंत्री था वहाँ का, जुल्फिकार अली भुट्टो, उसको फांसी लगा दी भ्रष्टाचार के मामले में, और जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं सबको जेल भेज दिया। अब वो उसके बाद जमानत करा के बीमारी का बहाना करके इंग्लैंड चले आते हैं, दुबई चले जाते हैं। किसी प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का, और 2-2 महीने में फैसला कर देते हैं, ये नहीं 2-2 साल लिए बैठे हुए हैं, तो वो 2 महीने में कर सकते हैं। मैं आर्बिट्रेटर एज मैं किसी फैसला 3 महीने में फैसला कर सकता हूँ। सीपीसी तो आर्बिट्रेशन पे भी लागू होती है ना। मैं तो भाई आपने मुझे लिख के दे दिया, आपको वकील को मुझे बुझवानी बताने की क्या जरूरत है, मैं पढ़ के आता हूँ, और पढ़ के मैंने साइड में उसके नोट्स लिखे हुए होते अपने पास, उसके बाद जो मुँह जुबानी बताएगा, एक साइड में क्लेमेंट के, एक साइड में काउंटर क्लेमेंट के, रिस्पोंडेंट के, और दोनों को बना के, और मैं उसके सामने उसमें नोट्स लिख लेता हूँ, जो मुँह जुबानी बताएगा। दोनों वकील में कोई बता ही नहीं पाया, सारी बातों लिख के दी हुई थी मुझे, अपने क्लेम से काउंटर। ऐसे ही कोर्ट भी कर सकती हैं 2-3 महीने में, हर मगर ना कि उसको डाले रखो जेल में और काम कुछ मत करो, कोई फैसला मत करो। ये जो है आप मनाइए, खूब मज़े से मनाइए, बड़ी अच्छी बात है, चाय समोसे खाइए और रसगुल्ला भी खाइए, 5 स्टार होटल वाले किसी को कैटरर को दे दो कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की भी कैंटीन अब काफ़ी अच्छी हो गई हैं, मैं जब पिछली दफ़े गया था 2 दफ़े, तो और ये पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग होती है, जब मैं गया था पीवी नरसिम्हा राव के ज़माने में, 3rd क्लास के वो रेलवे की कैंटीन के कप में वो चाय दे दी उन्होंने है, और चीनी उसमें तेज़ थी, एक समोसा दे दिया ठंडा, एक ठंडा रसगुल्ला दे दिया, काला गुलाब जामुन। अब मैं गया जब लोकपाल वाले बिल के मामले में, मैंने देखा हुआ तो 5 स्टार वाला काम झाप था। सेलेक्ट कमेटी के सामने गया, सत्यव्रत चतुर्वेदी के चेयरमैन होते थे, तो लोकपाल वाली कमेटी बहुत अच्छा हो गया, मज़ा आया। तो अब पार्लियामेंट के सेलेक्ट कमेटी को
या स्टैंडिंग कमेटी को सजेशन देने का अच्छा माहौल बन गया वहाँ पे। पहले बड़ा ख़राब था नरसिम्हा राव के ज़माने में, कम से कम मोदी ने ये तो काम किया अच्छा कि वो वहाँ पे चाय समोसा जो है जो आ रहे हैं, जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन दिया है सर, वो उनका अच्छी आओ भगत करें। है? कैंडल टंगे हुए हैं छत में, उसमें बैंक्वेट हॉल के अंदर पहले तो ऐसी टेबल पर लाकर रख दिया कप ऑफ प्लेट और समोसा, एक प्लेट में समोसा, उसी में गुलाब जामुन। अब तो पूरा लंच था जब लोकपाल वाली में गया था, गर्मा गर्म खाना, वहाँ ठंडा था खाना, बिल्कुल चाय भी अच्छी नहीं थी। तो ये जो हम ये सब कर रहे हैं, मनाइए मन बनाइए, मगर जुडिशल और रिफॉर्म के बिना हिंदुस्तान का ना तो सरकार का भला हो सकता है और ना जनता का भला हो सकता है। आप जब सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में सीपीसी में नहीं लिखा हुआ, कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई वकील बहस करेगा, जब उसका प्रोविजन ही नहीं है बहस का, तो आप आपने नया सिस्टम क्यों अडॉप्ट कर लिया अपनी मर्जी से कोर्ट में बहस करने का, और फिर शिकायत कर रहे हो। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि भाई ये बहुत लंबी लंबी बहसें करते हैं, टाइम कर लेते हैं। उनको टाइम लेकर तो मजा लेने आते, उन्होंने तो फीस ली हुई है वकीलों ने। आपको तो एक दिन तनख्वाह मिल रही है ना 30 दिन के काम की, तो आपको जो है तनख्वाह भी कम मिलती है, वकील तो बहुत फीस लेते हैं। इसलिए अपना नौटंकी दिखाने के लिए वो लंबी लंबी बहसें करते हैं, मैंने बड़ा काम किया, और मुकदमा हार के आ जाते हैं। कोई बात जो है 2 शब्दों में कहो उसी से वैलिड पता चल जाता है। और आप लोग जजेज जो है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट, मैंने देखा सब पढ़ के बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ के आते हैं केस। मैंने इसी हाई कोर्ट में भी नोट किया और सुप्रीम कोर्ट में भी नोट की। जब आप 40 फाइल या 42 में से ऐसी फेंक देते हैं, नो कह दिया भाई, वकील की बात सुनते नहीं हो, तो मेरे जो दोस्त हैं उनको तो अफसोस हो रहा है, मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। ये वकील बेकार के केस लेके आ जाते हैं कोर्ट में। अब कहोगे आप कि भाई हमारी तो तनख्वाह मिलेंगे, वकीलों की दाल रोटी कैसे चलेगी? अरे भाई दाल रोटी, ये बहुत चालाक आदमी है वकील के जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में आते हैं। ये अपनी दाल रोटी का इंतजाम करने के साथ आपको जो जजेस को सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट की दाल रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बहस सुनने की जरूरत नहीं है, वकीलों की जरूरत ही नहीं, मैं कहता हूँ। तो हर मुकदमा जो है 2 महीने का निपट जाए, जनता भी खुश है, और कुछ ये अदालतों के धक्के ना खाकर कुछ अच्छा कोई काम करेगी जनता। पटिशन जो है उसको कोई एक काम ही थोड़ा है कि रोजा अदालत में जाके खड़ा हो जाए। अपने घर पे बैठेगा, अपने बाल बच्चों को देखेगा, अपना रोजगार देखेगा, अपनी नौकरी देखेगा। मैं तो उस टाइम जब प्रेसिडेंट था रीजनल एसोसिएशन का, तो उस टाइम जो था गवर्नमेंट सर्विस में था, मैं चला जाता था छुट्टी लेकर ऑफिस से कोर्ट के अंदर। मैंने ये चीज़ देखी है। मगर ये इसको लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वोटर, आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन और फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन, आर्टिकल 51A, और जो आर्टिकल के 12 से लगा के 35 तक जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, ये सबकी हत्या कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डेमोक्रेसी है उसकी भी हत्या कर रहे हैं। जब आप जो है ये जजेज जो है उसको जेल में बंद कर दिया, अरे भाई तुमने उसको 15 दिन का टाइम दे दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, CBI को, पुलिस को, भाई सब पूछताछ कर लो, जो कस्टडी इंट्रोगेशन करना है उन्होंने कर लिया, उसके बाद छोड़ो उसे, बेल दो उसे। क्यों नहीं देते बेल? नहीं देंगे बेल क्यों? कि सब ये पॉलिटिशियन जो है भाई, इनको हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों को हाई कोर्ट में पहुंचना, परमिशन लेके हाई कोर्ट वालों को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना, क्या करें? मेजोरिटी की जो सरकार है मेजोरिटी, तो जब ये मेजोरिटी है, मेजोरिटी की तानाशाही नहीं चल सकती डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी में कानून का राज चलेगा। प्रधानमंत्री का 7.5 चोरों की जमात है, अलीबाबा 40 चोरों की जमात है, क्या है मेजोरिटी डेमोक्रेसी? ये जो इलेक्शन जीत के आते हैं PMLA, ये सारे भ्रष्टाचार के 2 नंबर के पैसे जीत के आते हैं। 1 नंबर के पैसे से तो आदमी गांव के पंचायत का मेंबर नहीं मिल सकता। 1-1 करोड़ रुपये पंचायत के मेंबर में लग जाता है। मुझे कोई बता रहे थे कि दिल्ली में ये MCD के इलेक्शन में जो है 3-3, 4-4 करोड़ खर्च हो जाते हैं कि मेंबर के। और जो दिल्ली के स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, जिसकी कोई पावर नहीं है दिल्ली की स्टेट असेंबली, उसमें 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में 15-15, 20-20 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। कितने के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स मिले हैं बीजेपी को, कितने को इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स मिले इसको कांग्रेस पार्टी को, और ये कितने के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स मिले इसको आम आदमी पार्टी को। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा कहाँ जा रहा है? ये आइसक्रीम खा रहे हैं क्या? इसकी कुल्फी खा रहे हैं क्या? खा रहे हैं ये जनता? ये सब वोट की जो पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, अब जैसी है वैसी है, इसकी भी जरूरत है। बिना डेमोक्रेसी वोटर राइट के, मगर आपसे मेरी अपील ये है, आप मनाइए, खूब मनाइए, मगर वोटर के
फंडामेंटल राइट की हत्या मत कीजिए। आप जो है, जो इलेक्टेड पर्सन है, जो असेंबली का मेंबर है, पार्लियामेंट का मेंबर है, उसकी फंडामेंटल ड्यूटी की हत्या मत कीजिए। आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसकी ड्यूटी है कि जिन्होंने उसका इलेक्ट किया उसका मसला जो है, उसके हितों की बात जो है, जिस फोरम के इलेक्ट किया उसमें रखे। ये सब होना चाहिए। ठीक है, आपने भाषण दे दिया, प्रधानमंत्री भी आएगा, उन्होंने भी भाषण दे दिया, फोटो फोटो हो गया, सेक्शन हो गया, सबकी मौज मस्ती हो गई, अच्छा हो गया, अखबारों में न्यूज़ रिपोर्ट भी हो गई है। और ये 757 भाई, मगर इसको कोई अच्छा भी काम कर लो, जनता के हित की भी बात कर लो ना। है जिसमें एक छोटा आदमी जो अंगूठा छाप है, जो अपना काम चलाऊ लिख लेता है हिंदी अंग्रेजी में, है इंजीनियरिंग करके सरकारी नौकरी में लग गया, कहीं से अफसर बन गया सरकार में, और अपने हर महीने में एक दिन तनख्वाह लेके घर चला गया, उसके बाल बच्चे बड़े हो गए हैं। पर मैंने अपने बच्चों को कहा था, मैंने कहा बेटा ज़िंदगी में कुछ करना, सरकारी नौकरी मत करना। मेरे ग्रैंड फादर ने कमिश्नर ऑफिस में रिटायर हुए, मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुए कमिश्नर ऑफिसर, मैं हम सारे भाई पेंशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से, है। तो सारी ज़िंदगी जब तक जिंदा पेंशन लेते रहेंगे, फैमिली पेंशन है, ये तो हमारा हो गया, ये तो ठीक है, हम अच्छा दाल रोटी मजे से चल रही है। अब मैं अपना 80वां बर्थडे मनाऊंगा इस 2024 में सितंबर में, तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से। मगर मुझे अफसोस साथ साथ ये है कि हमारी अदालतों का काम ठीक नहीं है। ये जज है जो जस्टिस, या तो अपने नाम के आगे प्रेफरेंस लिखना बंद कर दे, जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेज और हाई कोर्ट के जजेज, ये ठीक नहीं है। अगर जो आप जो है उसको जब उसको लिख के दे दिया, आपने सारा पढ़ लिया, मैं समझता हूँ आपको एट ए ग्लास पता चल जाता है कि ये जो है जायज़ है, अपील सुनने के लिए, एडमिट करने के लिए नाजायज़ है। और उसके बाद फिर ये वकीलों को क्या ज़रूरत है जम्बर लगा कर बैठ के कोर्ट के अंदर, है सीटें। अब मुझे तो पता ही था माइक्रोफोन लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के उसमें। मैं तो जैसे एसोसिएशन की, अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग में, या इंडियन एसोसिएशन की मीटिंग में बुलंद आवाज़ में बोल पाता था, मैं ऐसे ही बोल पड़ा वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। जब स्टेज पे का तो मुझे दोनों जज घूर के देखने लगे, सारे वकील जो काला कोट पहने वो भी मुझे घूर के देखने लगे, ये कौन सा बंतर आ गया है, इतनी जोर से बोल रहा है। वो मेरी सारी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में गूंज गई, इको हो गई। तो मुझे जब बाहर निकला तो फिर मुझे एक वकील ने कहा, जो मेरे दोस्त थे, कहना अग्रवाल, कोर्ट में इतनी जोर में आएगा, ये मुझे क्या पता था कि इसमें माइक्रोफोन लगे हुए हैं। मुझे किसी ने बताया भी नहीं, ना जजेज ने बताया, ना किसी वकील ने बताया कि भैया आराम से बात करना, अपनी बात कहना। तो ठीक है, अब क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी है ना, जहाँ पे वो वकील या वकील खड़े होकर बोलते हो, जहाँ जजेस का डिस्टेंस बहुत है, इसलिए माइक्रोफोन लगाने पड़े सुप्रीम कोर्ट की चैम्बर में। हाई कोर्ट में तो नहीं थे, मैंने देखा माइक्रोफोन। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसको जुडिशल, सबसे पहले हिंदुस्तान में जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। और ये सीपीसी जो है, इसके अंदर किसी गवाहियों की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सब डॉक्यूमेंट कागज पर पिटीशन फाइल होती है। और जहांगीर जो था बादशाह, मुगल बादशाह, उसके वो सामने जमा है तो एक चेन लटकी रहती थी रस्सी, उसने किसी ने घंटी बजा दी तो बादशाह सलाम मुझे, और रात को 12 बजे आता था, कोई स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, ना लेना ना देना, ना कोर्ट फीस थी कोई उसके ज़माने में, जहांगीर के बादशाह के ज़माने में एक चोनी नहीं लगती थी वहाँ। और सब कुछ साफ मिलता था बादशाह से, कोई लिखा तो पढ़ा तो मुँह जुबानी बता दो बादशाह को अपनी बात, दरबार में आके, दीवार आम में। अब ये कोर्टों में एयर कंडीशन चैम्बर हो गए, सब मौज मस्ती हो गई, ये मज़े लेते रहते हैं, सुनते रहते हैं। भाई अब ये वकील हो जाए, ये तो वकीलों ने फीस वसूल कर लेनी है अपनी मौक्किल से, ये ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। ये पटिशन बना के वो ड्राफ्ट करके लगाने के लिए, और जब रिस्पॉन्डेंट का वो आ जाएगा काउंटर एविडेंट, उसके बाद रिजल्ट बनाने पैसे ले लेंगे, बहस की जरूरत ही नहीं है कोर्ट में। अब जब आप बहस नहीं कराएंगे तो मैं समझता हूँ 1 डेढ़ 2 महीने में हर मुकदमे का फैसला हो सकता है। हम आर्बिट्रेटर कर सकते हैं। अब ये रिटायर्ड जज लगाने लगे आर्बिट्रेटर, इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेटर रिटायर्ड जज है, उनका वो अदालतों की उनकी आदत पड़ी हुई है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगाई जाओ, और हर तारीख में उनकी फीस हो जाती है ड्यू। इनकी वकीलों की उसका वही हाल है। और ये रिटायर्ड जब जाते हैं आर्बिट्रेटर बन जाते हैं। अभी हमें जैसे इंजीनियर आदमी है, हम जैसे आदमी को बनाओ आर्बिट्रेटर, हम 2 महीने में फैसला कर दें। अब जैसे कागज ठीक नहीं है, फोटो कॉपी पढ़ नहीं सकते, वो तो मजबूरी है। बाकी तो 2 डेट में जो हो जाता है उसमें, ऐसे हम 2 डेट के अंदर 3 डेट के अंदर कोर्ट का भी फैसला कर सकते हैं।
इसमें कोई लॉ पढ़े, यही नहीं कि एलएलबी करके आया वो। मेरी बेटी ने 2007 में एलएलबी किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। है, मेरी नॉलेज उससे बहुत ज़्यादा है। वो मुझे कई तो बताती बुतबुती रहती है बंगलौर में एक लॉ फर्म में नौकरी कर रही है। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ मुझे मज़ा नहीं आता यहाँ। अब जाऊँगा एक दफ़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि भैया फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन के है, इसको तो प्रोटेक्ट करो। आप अपने उसमें हियरिंग के दौरान कह तो देते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो उसको सर्वरेंट नहीं है, वो सबऑर्डिनेट नहीं है और पार्लियामेंट के इलेक्टेड लॉ का। ये तो इसको अमल में तो कर ले आओ ना कुछ इसको थोड़ा बहुत 10%, 20%, 50% कुछ तो लाओ, जिससे कि जनता का आदमी धक्का खाने से मुझे अपना काम धंधा रोजगार देखे। वो अदालत में रोड चक्कर ना काट के, वकील के ना काट के। तो ये सब होना चाहिए। ये मैं कुछ तसल्ली बख्श काम नहीं हुआ। आपने 75 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए कोर्ट के अंदर, जनता का भी और अपने भी। एक के बाद आ गए, एक के बाद चीफ जस्टिस आ गए, जजेस आ गए, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आ गए, जजेस आ गए। मैं कोई मज़ेदार काम नहीं हो रहा। अगर आप 2 महीने से ज़्यादा एक पिटीशन फाइल होने का आप 2 महीने से ज़्यादा लगाते, चलो 3 महीने लगा दो, 1 महीना और बोनस का ले लो। तो ये कोई केस पेंडिंग नहीं रहेगा, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। आप भी सुखी रहोगे और जनता भी सुखी रहेगी, पिटीशन भी सुखी होगे। हाँ, जो क्रिमिनल केस है उसको तो ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये पुलिस वाले झूठे केस में फंसा देते हैं। ज़्यादातर क्या झूठे ही होते हैं, कुछ क्रिमिनल होते भी हैं, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। तो उस केस में तो आप उसको भाई, उसको जो एक चोर है उसको, जो पढ़ा लिखा तो आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी होता तो कौन चोरी करता हो है? कोई जो पिक पॉकेट करता है वो पढ़ा लिखा होता तो क्यों पिक पॉकेट करता है? तो ऐसे जो आदमी है, जो क्रिमिनल किस्म के आदमी है, उनको पुलिस पकड़ के अदालत में पेश करती है। और वो तो पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, वो ना उसको कुछ आता है, ना पता गवाह दे सकता, ना क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता पुलिस के वकीलों का। तो उस मामले में उसमें तो ठीक है, आप थोड़ा टाइम लगा लिए, मगर वो भी जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें, क्रिमिनल केस में भी। अब यहाँ पे शाहबानो के केस में कितने साल लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गुजरात को, क्योंकि गुजरात पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। ऐसे वो जो था ये केस, उसके बाद उनको 14 साल के बाद फ्री कर दिया। गलत कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, शाहबानो वाले केस को वापस भेज दिया। तो ऐसे केस में तो ठीक है, मगर इसमें भी वकीलों की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे आदमी हो, सब पढ़िए आपके सामने, आपको सब पता है, ना कि वकीलों को आकर बहस कर रहे हैं और टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी बर्बाद हो आपका। क्या बहुत क्या बर्बाद किया, वो तो टाइम लगाता है तो उससे नोट कमाता है। ऐसे ही जो है ये सब होना चाहिए। अब अजमल कसब वाले मामले में मैं चीफ जस्टिस को लेटर लिख दिया था, चीफ जस्टिस को, वो उसको बैंक को ट्रांसफर हो गया। मैं कहा इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, आप इसको फांसी लगाओ मत लगाओ। भाई ने कहा तो महात्मा गांधी का जो मर्डर था नाथुराम गौडसे, उसको भी गलत फांसी लगी और इसको भी फांसी गलत लगी, अजमल कसब को। क्यों? अजमल कसब ने अपनी फ्री विल से किसी का मर्डर नहीं किया था। वो तो 5,000 रुपये महीना का नौकर था, जैसे फौज वाले पुलिस वाले नौकर होते हैं। जब उन्होंने टीवी चैनल वालों ने ताज होटल में दिखाया कि ये कमांडो 3rd फ्लोर पर आ गए, तो 2 आदमी थे, मारते हुए ऊपर 8वीं मंजिल पर पहुंच गए थे। ना टीवी चैनल वाले दिखाते कि भाई ये कमांडो फौज से आ गए, मेजर उन्नी कृष्ण और 7 कमांडो को ले गए नाम के, तो ना पाकिस्तान से मोबाइल पर नीचे जाओ, हैंड ग्रेनेड फेंको, मारो उनको गोली, 8 को मार दिया। ऐसे कमांड हाउस का था जो इसराइली पुलिस था, और नेवी के 2 कमांडो ऊपर से तो मार के निकल के सड़क पे आ गए थे। तो टीवी वालों ने दिखा। तो जो अबटमेंट है हमारे आईपीसी में, क्राइम है अबटमेंट का, क्राइम में अबटमेंट किया इन्होंने। अजमल कसब जो 7-8 आदमी आए थे पाकिस्तान से, इनको टीवी चैनल वालों को कोई सजा नहीं हुई, और इनको 1-2 साल की सजा कर दो, जो लाइव दिखा रहे थे टीवी पे। वो इंसाफ होता? कहाँ इंसाफ हुआ? अजमल कसब को फांसी लगा दिया, उससे इंसाफ हो गया? नहीं हुआ इंसाफ। आपने जब तक टीवी चैनल वालों को प्रोसिक्यूट नहीं किया, जब मैं लेटर लिख दिया और जो मैंने लिखा वो सारा जजमेंट में ट्रांसपोर्ट हो गया अजमल कसब वाले मामले में। जब टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में मैं बंगलौर से दिल्ली आया, मैंने उसकी कटिंग लगा के, ये प्रणब मुखर्जी थे प्रेसिडेंट इंडिया, उनको लगा के लिखा, अपने लेटर की कॉपी लगा के, और उसके बाद जो था उसकी कॉपी दी थी डिफेंस मिनिस्टर को, क्योंकि नेवी के आर्मी के कमांडो मर रहे थे। होम मिनिस्टर को दी, वो पुलिस के आदमी मर रहे थे ब्रास्ट के। इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर थी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसको दी कॉपी, इंफॉर्मेशन सेक्शन। ये टीवी चैनल सब आपके अंडर में है। एक और दी थी, तो ये
क्या नाम है, रजिस्ट्रार प्रेस ऑफ इंडिया, उसको दी थी, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो मुजरिम है, जब तक आप सारे मुजरिम जो है, जो अबटमेंट है, अबैटर है, आप उसको भी तो प्रोसिक्यूट करो अजमल कसम के साथ। उनको आपने किया नहीं, वो अपना मौज कर रहे हैं, टीवी चैनल चला रहे हैं, 500 करोड़ की है हर महीने कमाते। अरे भाई, उनकी कम से कम टीवी चैनल 6 महीने के लिए सस्पेंड ही करते थे, तो उनकी एंटरटेनमेंट की रेवेन्यू खत्म हो जाती। वही बड़ी उनको सजा होती, चलो अदालत नहीं देना चाहती उनको जेल की सजा, क्योंकि उनको भी अपनी पब्लिसिटी की ज़रूरत है, जजेस को भी, टीवी चैनल वालों से उनकी भी दोस्ती है, पॉलिटिशियन की तो है ही है, चलो कर लो दोस्ती। मगर उनको सजा वो नहीं देते, तो गवर्नमेंट का टीवी टेलीकास्ट तो सस्पेंड कर देती 6 महीने के लिए। 6 महीने उनको रेवेन्यू नहीं मिलती एडवर्टाइजमेंट की, तो उनके होश ठिकाने आ गए होते हैं। उसके बाद कोई नहीं करता। अब झूठ सच बकवास करते रहते हैं टीवी चैनल में, इसलिए ज़्यादातर आदमी टीवी चैनल देखकर छोड़ दिया। अब जो अच्छे जर्नलिस्ट है वो सब यूट्यूब पे है। आदमी यूट्यूब देखते हैं, टीवी देखता कौन है आजकल? नहीं देखता। इनकी दाल रोटी जो है, जब टीवी नहीं देखेगी तो इनकी जब पब्लिक नहीं देखेगी तो इनको एंटरटेनमेंट कहाँ से मिलेगा? रेवेन्यू की घट जाएगी, टीवी चैनल फॉल होगी। हाँ, और इनकी यूट्यूब पे जो आ रहे हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट, इनकी बढ़ जाएगी रेवेन्यू। मैं भी ये यूट्यूब पर डालता दूता रहता हूँ, मैं बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, मैं प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ। अब 80 साल का हो जाऊँगा, करता रहता हूँ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपना दिमाग की कसरत करने के लिए। तो मेरा कहना ये है कि जुडिशरी को सबसे पहले कम से कम आपने अब 75वां साल हुआ है, इस साल तो इसको अपने आप को रिफॉर्म कर लो। ये अदालतों में बहसबाजी बंद कर दो, फटाफट फैसला लूँगा। आपको सब पता होता है जजेस को, मैं समझता हूँ कि मैं गया ही नहीं आर्गू करने दिल्ली हाई कोर्ट, और जिन वकीलों ने आर्गू उनकी एक बात नहीं मानी। तो मैंने CPC में पढ़ा, कहीं लिखा ही नहीं है कि मैं बहस करूँगा कोर्ट में। मैं तो इंटरमाइनर था, बट ना मैं पिटिशनर था ना रिपोर्टर। मैं तो इंटरवेंशन किया था इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, सेक्शन 151 ऑफ CPC, उसके अंदर। और उसमें 3-4 महीने में फैसला हो गया सारा। ये चीज़ें होनी चाहिए। और हाई कोर्ट कर सकती है अपील का फैसला, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को सब नीचे से पका पकाया माल आता है ना, वो चलनी में छन के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट में। ये सब होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरख्वास्त है, आप 74 साल मनाइए, खूब सेलिब्रेट किया, खुशियाँ मनाइए, हंसिए खेलिए, मगर जनता को इंसाफ दो। और 2 महीने से ज़्यादा कोई मुकदमा चलता है तो जज जो है उसका रीज़न दे, रिकॉर्ड करे कि ये क्यों 2 महीने से ज़्यादा चल रहा है। तो ये सारी कोर्टों की पेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। और ये वकीलों का भी जो है, ये भी बहुत ज़्यादा केस ले लेंगे, जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। जब सवाल एक कानून में प्रोविजन ही नहीं है, सिविल केसों के अंदर बहस करने का वकीलों का, और आप शिकायत कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब हमारी चंदा टूटी है, बहस बहुत लंबी लंबी करते हैं। अभी तुम लंबी तो तुमने आप अलाउ कर रहे हो ना, आपको भी CPC में कहीं नहीं लिखा हुआ बहस करने का, आप जो कुछ देना लिख के दे दो। और बाद में जो है, जब जो है उसको कंसिडर करके आप रिटर्न ब्रीफ दे दो, जैसे मैंने किया था। उनको फिर 15 दिन का टाइम दे दिया, तो 15 दिन वेट किया, दोनों को आकर रिटर्न ब्रीफ, 3 महीने में सारा केस खत्म। ये होना चाहिए इंसाफ की बात। ये तो हुई इंसाफ की बात, वो 3 महीने खत्म नहीं हुई तो देखो इंसाफ।